अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह ही सुबह एक अच्छे खुशगवार माहौल के साथ, वैसे अब हल्की हल्की ना ठंड सी महसूस होने लग गई है और अब महसूस होना शुरू हुई है आपको? अब महसूस होने लगे, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई रियल वाली ना सर्दी वाली वाइब्स भी आ रही हैं। उससे पहले अब सर्दी तो वैसे ही हमारी थी। चंद दिनों की मेहमान रह गई है। लास्ट ईयर की याद है मुझे कि 1 नवंबर से हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहनना शुरू कर दी थी। पहनी हुई तो थी, अब सर्दियां दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही हैं, लेकिन इन सर्दियों से फ़ायदा उठाएं, गनीमत है, इस विंटर्स को एंजॉय करें। और वैसे तो खाबे बड़े मज़े के होते हैं सर्दियों में, यस। और ड्रेसिंग बड़ी मज़े की होती है। लेकिन आज का हमारा सेगमेंट ये नहीं है जनाब। आज बड़े दुखी दिल के साथ हम आपको बताएंगे, पता तो है आपको, पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंचा, पाकिस्तान तो घर पहुंच गया। लेकिन आज न्यूजीलैंड और भारत का सेमीफाइनल होने जा रहा है। लेकिन अब तक की जो तारीख है आपको पता है, अभी तक भारत न्यूजीलैंड को ऐसे नॉकआउट मरहलों में नहीं हरा सका। अच्छा, जो स्टेडियम का नाम है ना, मुंबई का स्टेडियम है, इतना मजेदार नाम है, वानखेड़े क्या नाम है इसका? वानखेड़े स्टेडियम है जी इसका, जिसमें आज ये खेला जाएगा मैच। और भारत और न्यूजीलैंड तकरीबन 10 बार आमने सामने आ चुके हैं। 5 दफा न्यूजीलैंड एग्जैक्टली 4 में भारत और 5 दफा न्यूजीलैंड जो है वो जीता है। एक मैच टाई हुआ था। तो अब लेकिन आज मुझे आई एम डेड श्योर कि आज भारत जीतेगा। अच्छा, यू आर प्रीटी श्योर अबाउट दैट? हाँ, अभी तक अनबीटेबल रहा है पूरे फेज के अंदर। देखे हमें कैसे, वो हम पाकिस्तान है, वो भारत है। और वैसे भी इंडियन टीम की जितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, डिजर्व भी वही करते हैं मेरा ख्याल है। वैसे भी उनका होम ग्राउंड है, उनका वैसे ही जो नहीं डिजर्व वो क्या करते हैं, डिजर्व क्या ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं आई, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड भारत डिजर्व करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये है कि वो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, एंड सेकेंडली वो ये जो कप है ना, वर्ल्ड कप, ये अपने घर में ही रहने देंगे। होम ग्राउंड में ये हो रहा है, टूर्नामेंट आ रहा है, तो होम ग्राउंड में ही आपसे कोई और आकर ले जाए, आपके घर कोई और आए और आपके घर से आपकी चीज उड़ा के ले जाए, तो यही तो मुकाबला है ना, यही तो मुकाबला है। और जितना उनका इंडिया के पास हाई है भारत का, अभी तक सारे मैचेस के अंदर भारत की टीम अनबीटेबल रही है। तो लग ये रहा है, और वैसे भी आज जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि भारत इज हॉट फेवरेट। और अभी लग भी यही रहा है कि ये तो खैर अब मैच होगा, न्यूजीलैंड काया पलट सकता है। जो तारीख है न्यूजीलैंड की, जो हिस्ट्री है, वो यही कहती है कि भारत को हमेशा से शिकस्त हुई है। बट फिर भी देखते हैं आज क्या होता है। अलबत्ता दोनों टीम्स, ये नहीं कहा जा सकता कि एक टीम ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बुरी है। दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं, और एक सेमीफाइनल का अपना प्रेशर होता है। मेरा ये ख्याल है कि जोन सी टीम अपनी नफ्स पर काबू पा लेगी, वही आज की फातेह करार पाएगी। आई थिंक एक तो ये है कि होम ग्राउंड के अंदर जब इंडिया ग्राउंड में उतरेगा तो एक प्रेशर क्राउड का बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वो इंडियन टीम को चीयर अप कर रहा होता है। और बाकी जो भी ओपोनेंट टीम होती है, जब वो कोई चौका लगाते हैं, छक्का लगाते हैं, कोई विकेट लेते हैं, तो स्टेडियम बिल्कुल खामोश होता है। आपका मोराल वैसे ही थोड़ा सा डाउन हो जाता है जब आप ये देखते हैं कि एक टीम को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए लोग मौजूद हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं। तो वो एक चीज़ होती है जो कि थोड़ा एनर्जी बूस्ट करती है। इतनी ज़्यादा विक्ट्रीज रही होती हैं, जब आप अनबीटेबल रहे होते हैं, तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। फिर होम ग्राउंड है आपकी, आपको पता है वहाँ की पिचेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट तो है इंडिया के लिए। आई रियली होप सो कि जब 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हो, तो तब हम भी यही कहें कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के पिचेस का पता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते पाकिस्तानी टीम के बारे में, क्योंकि वो कायदे आज़म कप होता है, या जो दूसरे आपस में जो क्रिकेट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ टीम्स करती हैं इन हाउस में, यानी कि पाकिस्तानी टीमें, उसमें तो हमारे क्रिकेटर्स खेलना पसंद ही नहीं करते। तो हम ये भी नहीं सकते कि हमारे क्रिकेटर जो हैं वो पिचेस को, पाकिस्तानी पिचेस को बड़ा अच्छा समझते हैं। चलें, एक दिन ऐसा आए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में मैच हो और पाकिस्तान इसी तरह कामयाबी हासिल करे जैसे अब तक भारत अनबीटेबल रहा है भारत के अंदर। और हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है, बस सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि जिस दिन हमारे खेल से सियासत आज़ाद हो गई ना, जिस तरह हमारे सियासत से खेल आज़ाद हो गया, तो उस दिन हमारी भी टीम में इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है कि हम फाइनल वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने न्यूजीलैंड और भारत की बात कर ली है। अब बेशक हम हार के घर हार चुके हैं,
लेकिन अपनी इस हार का कहीं ना कहीं हमने अपनी टीम को, अपने बोर्ड को अकाउंटेबल तो करना है। तो इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी जो है ना वो खास एक्टिव हो गए हैं और अब शनीद ये भी है कि बाबर से कप्तानी वापस ले ली जाएगी। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी ने सारी मैनेजमेंट जो कमेटी है, मैनेजमेंट बोर्ड है, उसको फारिग करने का फैसला किया है। और वो आलिया रशीद का कल मैं बयान देख रही थी, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीसीबी की, वो कहती है कि बाबर आजम बेहतर है खुद ही फैसला कर ले। फारिग कर दिया गया है। हाँ, बाबर के लिए उन्होंने कहा बाबर के लिए ये है कि खुद फैसला कर ले कि उनको क्या करना चाहिए है। मतलब एक रिस्पेक्टफुली आप वही है कि आपसे डिमांड की जा रही है कि आप रिजाइन कर दें जैसे आपकी परफॉर्मेंस रही है, या आपने कोई वैसे करने के लिए मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से बातें सुनने में आ रही हैं, बाबर के लिए भी बेहतर है कि ग्रेस के साथ खुद, अब देखें ना बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने खुद से रिजाइन किया है। नहीं, वैसे उनका मुआहदा भी खत्म हो गया था, अभी 1 मंथ पड़ा था, अभी 1 मंथ बाकी था, लेकिन उसके बावजूद 1 दिन हो या 2 दिन हो, बट बाबर के लिए ये जरूरी है कि ग्रेस के साथ वो रिजाइन अगर तो आपको ग्रेस से रिजाइन किया, अगर तो पूरी टीम, पूरे प्लेयर्स बाबर पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि बाबर को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि पूरे प्लेयर्स का एक बंदे को एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। ऐसे किसी कैप्टनसी के लिए किसी और बंदे को ले आए और बाकी प्लेयर्स उसको एज अ कैप्टन, एज अ रोल मॉडल एक्सेप्ट ना करे, तो फिर टीम में ज्यादा डिवीजन हो। मेरा ये ख्याल है कि टीम का ये काम नहीं होता एक्सेप्ट करे या ना करें, टीम का काम होता है, हर इंडिविजुअल का काम होता है अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, यही चीज़ बेहतर होती है टीम के लिए भी। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। ये तो हमारी डिबेट है कि बाबर आजम को रहना चाहिए ऐसे कैप्टन या नहीं, तो क्रिकेट एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं। अवैस, आप बताइएगा, बाबर आजम की कैप्टनसी पर सवालात तो बहुत उठ रहे हैं, लेकिन डोंट यू थिंक सो कि अगर बाकी के जो 11 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमें बाबर ही चाहिए, तो बाबर को कैप्टन रहना नहीं चाहिए? और देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा डिबेट जो उनसी है वो तो कप्तानी को लेकर ही है पाकिस्तान टीम में। टीम सिलेक्शन को लेकर इतनी नहीं है जितनी कप्तानी को लेकर, क्योंकि आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखें तो कोई इतनी अच्छी नहीं रही। एशियन कंडीशंस की जितनी भी टीम्स हैं वहाँ पर स्ट्रगल करती हैं। टेस्ट मैच सीरीज़ है और टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। एक चीज़ में थोड़ा सा मुझे पता है कि बहुत से लोग, ऑब्वियसली मुझे भी है कि इतने साल दिए गए, 4 साल दिए गए कप्तानी के, उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करने चाहिए थे। लेकिन अगर मैं रिजल्ट प्रोड्यूस की बात करूं तो रिजल्ट्स बोलते हैं। आप T20 वर्ल्ड कप की अपना फाइनल्स के अंदर गए थे, आपको याद हो, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और मैं बात करूं पूरे T20 वर्ल्ड कप जो यूएई में खेला गया था, उसमें आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। आप सेमीफाइनल तक गए थे, ऑस्ट्रेलिया में गए थे। लेकिन एक याद रखिएगा, हमेशा एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, खाली एक प्लेयर के ऊपर आपने ठीक है, कुछ डिसीजंस होती हैं, कुछ मामलात होते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि कप्तानी, ऑब्वियसली कप्तान है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, उनकी कप्तानी में फ्लॉज भी नजर आती हैं, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट है। पूरा का पूरा जो टीम है, सिलेक्शन कमेटी है, मैनेजमेंट है, वो सारी की सारी जो है आंसरेबल होती है जब परफॉर्मेंस बुरी आपकी होती है, क्योंकि खाली कप्तान बैठ के डिसीजन नहीं लेता, आपकी मैनेजमेंट भी लेती है, आपका बॉलिंग कोच है, आपका हेड कोच है, सारे जो उनसे मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कलेक्टिव, फिर आगे कप्तान को दिया जाता है, हाँ ये तुम्हारी टीम है, आपने इसमें चेंजेस कुछ मांगी थी आपके, अब जाके आपने अंदर संभालना है ग्राउंड के अंदर। तो ये मामलात हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि अगर मैं बात करूँ इस वक्त जो करंट सिनेरियो आपकी है, मुझे आप बता दें कि आपका बैकअप कप्तान कौन है, कि आपने किसी को तैयार किया था कप्तानी? आज नाम आ जाता है, नाम आता है शाहीन शाह अफरीदी का। देखें, शाहीन शाह अफरीदी आने वाले फ्यूचर के बहुत स्टार हैं, पेस बैटरी फास्ट बॉलर हैं, आपके लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर अगर पूरी हिस्ट्री की बात करूं तो बहुत कम ऐसा होता है कि फास्ट बॉलर एक कप्तान बनाया जाए, क्योंकि वो इंजरी प्रोन भी होता है। आपको पता है कि वो डेडिकेटेड बॉडी है, वो बड़ा उसको तरीके से आपको चलाना पड़ता है फास्ट बॉलर को। तो लीग क्रिकेट एक अलग चीज़ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक अलग चीज़ है। खुदारा जो हमारे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर, शायद मैं कहता हूँ उनको भी समझना चाहिए इस चीज़ को कि लीग क्रिकेट को आप प्लीज उस चीज को इंडल्ज ना करें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर के। एब्सोल्युटली कि लाहौर कलंदर्स की टीम को उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो एज अ कैप्टन भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने और कौन सा कैप्टन तैयार किया है। इफ़ बाबर आजम इज़ नॉट एन ऑप्शन, बाबर आजम टेबल से आउट है, तो फिर क्या? शादाब? तो ये एक्सपेक्ट शादाब में वो क्वालिटीज़ है कि वो एज अ वाइस कैप्टन से उन्हें कैप्टन बना दिया जाए और वो पूरी टीम को लेकर चलेंगे? लेकिन शदाब खान पे तो आपको पता है खुद तलवार लटक रही है, जो उनकी परफॉर्मेंस आपने की बात है। मसला सबसे बड़ा पता है क्या है? सबसे बड़ा देखें, अगर आप कलेक्टिवली अगर आप देखें ना, आपके प्लेयर्स ने परफॉर्म क्यों नहीं किया। चले मैं फास्ट बॉलर से आ जाता हूँ।
इतनी ज़्यादा आपने एक्सेसिव टी20 क्रिकेट खेली, आपने वनडे क्रिकेट खेली नहीं, लॉन्ग परफॉर्मेंस आपने खेले नहीं। मैं चले कोट भी कर देता हूँ, आपको याद है अभी सौरव गांगुली का बयान आया था जो बड़ा एक फेमस हुआ हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपके लड़कों में हमारे लड़कों में फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का है कि आपके लड़कों ने बहुत ज़्यादा टी20 क्रिकेट खेली, हमारे लड़कों ने बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट्स खेले। तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको नज़र आ रही थी ग्राउंड के ऊपर। मैं खुद भी उस चीज़ पे हैरान था। मैं अपने शो पे उस दिन बात कर रहा था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें, जब अभी आप लोगों ने टेस्ट मैचेस खेलने जाने, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, वहां पर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड या कोई भी एशियन कंडीशंस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी ट्रैक है, 23 विकेट्स हैं। वहां पर जैसी टेस्ट मैच सीरीज खत्म होगी, हारिस रऊफ बिग बैश लीग खेलने लग पड़ेंगे। वो 1.25 महीने की बिग बैश लीग होती है। अगर शहीनशाह अफरीदी की बात करूँ, उन्हें IL T20 खेलने चले जाना है। उसके बाद आपकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, इंग्लैंड के साथ सीरीज है, आपने वर्ल्ड T20 की तैयारी करनी है, PSL बीच में आ रहा है। इतनी एक्सेस क्रिकेट है। ये क्रिकेट बोर्ड का लिटरली काम बनता है कि आप इन लड़कों को बाउंड करें। यार अगर आप 2 दे रहे हो लीग्स की इजाजत पूरी साल के अंदर, उसको फिर इंप्लीमेंट भी किया जाए ना, खाली लेकिन वर्बली अवैस फिर बात ये है ना कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास बैकअप है ही नहीं ना। कैप्टेंसी में हमें कोई चेहरा इस वक्त नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हम सबका कंसेंसस हो, और वैसे भी टीम के शादाब की हमें रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है उस क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा उसको डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। आपको नहीं लगता है कि हमारा वो फैक्टर जहाँ से ग्रास रूट लेवल से एक प्योर टैलेंट सामने आता था निखर के, वो जब आपने दरवाज़ा ही बंद कर दिया है तो हमारे पास फिर ऑप्शंस ही बहुत लिमिटेड से रह गई हैं। एक को निकालते हैं, उसकी जगह दूसरे को ले आते हैं, घूम फिर के वही 15 से 16 खिलाड़ी हैं। सर, आप जो बात करें ना कि आपके पास बेंच लाइनअप पे बैकअप प्लेयर मौजूद नहीं, आपके पास प्लेयर्स मौजूद होते हैं। मसला ये होता है कि आप उनको यूज़ नहीं करते। फिर हम इसलिए बात करते हैं कि बैकअप में कौन सी ऐसी ऑप्शन मौजूद है जो कि इस टफ सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान टीम को रेस्क्यू कर सके। अगर मैं दूसरी टीम्स की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं अपने बैकअप प्लेयर्स को मैचेस में यूज़ करते हुए आए हैं। इंडिया की अगर चले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपके सामने की बात है, पांड्या इंजर्ड हुए, सूर्य कुमार यादव आ गए। सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पे हैं दुनिया में T20 के अंदर, उनको वो ले आए। तो बैकअप प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। सेम विद ऑस्ट्रेलिया, सेम विद साउथ अफ्रीका। उन्होंने अपने बैकअप जो बेंच लाइनअप उसको टेस्ट किया होता है कहीं ना कहीं। हमारा मसला ये है कि हम बेंच लाइनअप को साथ रखते हैं, हम टेस्ट करते ही नहीं है उसको 3-4 सीरीज के लिए कैरी करते हैं और ऑटोमेटिकली ड्रॉप करते हैं। कसूर क्या होता है किसी को आज तक पता नहीं होता ना, वो हिडन चीज़ होती है, किसी को पता नहीं होता कसूर क्या है। प्लेयर तक को बेचारे को नहीं पता था मैं निकाला क्यों गया टीम से, मैं तो मैच ही नहीं खेला। और उस सिचुएशन में हम फेंकते हैं लड़के को जहाँ पर डू एंड डाई सिचुएशन होती है। अब इब्रार की लोग बात कर रहे थे, मैं खुद भी शक में था कि आपको चेंजेस करनी चाहिए, लेकिन यार दूसरे एंगल से मैं देखूं जहां पर आप इब्रार को चाह रहे हो कि वो आके परफॉर्म करे, वो इतनी करंट सिचुएशन आपकी थी। अगर वो लड़के ने मैचेस खेले ही नहीं है वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, अगर वो नेगेटिविटी जाती है, वो परफॉर्म नहीं करता, तो हम ही बैठ के, आप, मैं या दूसरे जो बैठे हुए हैं अपना, वो सारे जाके उसको फिर उसके पीछे हो जाएंगे। जी अपना इब्रार तो तैयार ही नहीं था वर्ल्ड कप के लिए, वनडे के लिए, आपने उसको कैरी क्यों किया? तो ये चीज़ें बहुत प्रायर जो उनसे आप सोचते हो। अब देखें वर्ल्ड T20 आपका आ रहा है जून में, वर्ल्ड T20 है, पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन न्यूयॉर्क के अंदर है। तो आपके पास टाइम है, लेकिन ये नहीं कि आप जाके 2 महीने पहले तैयारी करें। आपको तैयारी अभी से करनी पड़ती है, आपको टफ डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। अगर आपने बाबर आजम को रिलैक्स करना है, रेस्ट करवाना है, तो स्ट्रेट अवे फिर आपको करना पड़ेगा, आपको किसी और को इंडल्ज करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, व्हाट अबाउट रिजवान एक ऐसा प्लेयर है जो कि अच्छा खेलता भी है, धोनी जैसा टेम्परामेंट है उसका, गुस्सा नहीं करता, पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, एज अ नेचर भी ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन। और हमारे जो वहाब रियाज हैं, वजीर खेल हैं, वो उनकी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं आ सकती? वो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, हाँ, हमसे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ग्राउंड में वो रहे हैं, वो समझ सकती हैं चीज़ों को। देखिए मैम, जितने भी प्लेयर्स हैं इस वक्त आपको पता है, पिक्चर्स भी वहाँ से आ रही थी, चाहे यूनुस खान की बात करें, वहाब भाई की बात करें, जितने भी थे वो सारे आपको पता है जाके मिले तो हैं चेयरमैन से। ऑब्वियसली उन लोगों ने जो उनकी इंपॉर्टेंट जो भी डिस्कशंस भी होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किए होंगे। फिर चीफ सेलेक्टर वाली बात आ रही थी, शायद मोहम्मद हफीज़ वापस आ जाएँ या आई डोंट नो किसको चीफ सेलेक्टर लगाया जाता है यहाँ पर। लेकिन जब तक आप बैकअप प्लेयर्स पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप अंडर 19 क्रिकेट पे काम नहीं करेंगे, देखें इंडिया का सबसे बड़ा, या दूसरी ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करूँ, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करूं जो अभी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में मौजूद हैं, चाहे इंडिया की बात करें, वो अंडर 19 सर्किट कैरी कर रहे हैं। आप देखिए उनका अंडर 19 में कोच राहुल ड्राविड था, वही प्लेयर्स आज आके उनको सर्व करें नेशनल टीम के अंदर। वो एक प्रॉपर सर्किट चल रहा है। हमारे यहाँ मसला ये ना कि आप मुझे गिन के बता दें कि आपके जो हालिया साल के अंदर, हालिया अरसे में सिर्फ 2 या 1 टूर हुआ अंडर 19 का, उसके अलावा कौन सा अभी तक एक टूर हुआ है अंडर 19 का जाके बाहर, जहाँ से बैकअप प्लेयर्स आपके तैयार होते हैं। बैकअप प्लेयर्स आपके फिर पाकिस्तान शाहीन्स में आते हैं, जिसको पाकिस्तान ए कहते हैं। पाकिस्तान ए के कितने आपके टूर हुए हैं? हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो ये है कि हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जो हमारा प्रायर टूर्नामेंट होता था 4 डे,
उसको हमने ख़त्म करके तो हम चले गए हैं इस वक्त PSL की तरफ, कि हमने PSL को एक बना लिया हुआ है कि ये हमारा टूर्नामेंट है जहाँ से हमने कैरी करना है लॉट को, हमने टैलेंट निकालना है। टैलेंट वो निकलता है T20 का लिमिटेड फॉर्मेट्स का, आप टेस्ट मैच का टैलेंट वहाँ से नहीं निकाल सकते लॉन्गर फॉर्मेट्स का, जो अब आपको इशू फास्ट बॉलिंग में नज़र आ रहा है। हारिस रऊफ आपके बहुत तगड़े फास्ट बॉलर हैं, मुझे ज़रूरत भी होती है उनको टीम में कि रखना, क्योंकि ही प्राइम फास्ट बॉलर आपका, लेकिन अनलिमिटेड आपने इतनी सीरीज़ खेली है T20 के आपसे अब 50 ओवर्स की क्रिकेट जो सी है वो आपके दिमाग में बैठती नहीं है, आपको अब टाइम लग रहा है उसमें एडजस्ट होते हुए। सेम आपका शादाब खान का मसला है, शादाब खान के अंदर वो चीज़ अब नज़र क्यों नहीं आपको आती, क्योंकि 4 ओवर की क्रिकेट डिफरेंट है, वहाँ पर स्पिनर ने भी अपने आप को 4 ओवर का कोटा निकालना है, प्लेयर गलत शॉट खेलता है आपको आउट हो जाते हैं, तो ये मामला आपके पॉजिटिविटी में जाते हैं। लेकिन जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स में जाते हो, आपने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेनी है, तो अभी भी टाइम है। अब तो चलें, अब T20 है, वर्ल्ड कप उसकी तैयारी करनी है, तो अनफॉर्चुनेटली अब FTP आप देखें पाकिस्तान चलें जी, अल्लाह करे कि जिस तरह हमने कहा कि अभी टाइम है और इस टाइम में हम लोगों को कुछ रियलाइज़ हो जाए कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और इन गलतियों की कितनी बड़ी कीमत हमें अदा करनी पड़ी है। अगर इन गलतियों से हम सीख जाते हैं तो आगे जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है या एशिया जो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ आ रही है, एटलीस्ट उसमें हम ये साबित कर सकते हैं कि हमने इस गलतियों से सीखा है। बहुत शुक्रिया वैसा आपका। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हम रोज़ आहो बका करते हैं किस तरह से मजलूम फ़लस्तीनियों को जो गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और पूरी दुनिया का जो वेस्ट मीडिया है और इसके साथ साथ जो हुकूमतें हैं वो इजराइल का सपोर्ट कर रही हैं, उसको पूरी की पूरी सपोर्ट दे रही हैं। लेकिन कल अब्रे करम वहाँ कल फाइनली फलस्तीनियों की कुछ दुआएं रंग लेकर आई हैं और वो इजराइल जिसने अपनी तरफ से रहते होंगे वहाँ पर, खाना पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे, पानी की इतनी किल्लत थी, कुदरत हरकत में आई है और फिर अब्रे करम बरसा है। अच्छा, जब ये बारिश हुई ना, बड़े खूबसूरत मनाजिर ये थे कि बच्चे बहुत खुश हुए हैं। आप ये देखिए कि किस तरह वो बारिश से नहा रहे हैं, लोगों ने नीचे बाल्टियाँ रखी हैं कि इस पानी को महफूज किया जाए। दुनिया से तो उनकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, दुनिया से तो उनको तवक्को नहीं रही है। जिस तरह पूरी दुनिया में जो हमारे चाहे वो मुस्लिम हुक्मरान हों या वेस्ट के हमारे लीडर्स हों, लेकिन बाराने रहमत बरसने से जो मासूम बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर उठी है, फिर जिस तरीके से उन्होंने पानी जमा किया है, तो इसको ये लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला का एक कह लें कि फ़लस्तीनियों के साथ जो है ना एक मोहब्बत है। हाँ। कि बारिश इन मौके पर आना, कि वो पानी की जो किल्लत के शिकार थे उनको अब पानी को जो है ना बारिश के जरिए उनको पानी नसीब हुआ है। उनको उनकी तदफीन के लिए उनको पहले गुस्ल देने के लिए पानी मौजूद नहीं था। जो वहाँ पर बच्चे, ख़वातीन जो बीमार आते थे, जो ज़ख्मी आते थे, उनके पीने के लिए पानी मौजूद नहीं था। अरे 10 लोगों को जब 2 रोटियाँ मिलेंगी खाने के लिए और 1 पानी की बोतल, वो तो बस इतना अंदर उनके जा रहा है कि उनकी सांस चलती रहे, उसके अंदर ताकत तो कुछ भी नहीं, सिर्फ सांस चलने के लिए जब इस तरह से खुराक की तवीयन होगी, उसमें बारिश का इस तरह से होना, पता नहीं, मैं यही हैरान होती हूँ कि किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। इंसान की ज़रूरियात होती हैं, पाक साफ अब आप ये देखें कि एक वाटर टैंकर है इस फुटेज में, किस तरीके से इतने ज़्यादा लोगों का हजूम है क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लेकिन कल बारिश हुई है और इस बारिश ने वक्ती तौर पर पानी की किल्लत को ख़त्म किया है। लोगों के इन मुश्किल हालात में भी जिस कर्ब से वो लोग गुजर रहे हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई शहीद ना हुआ हो। किसी का बच्चा शहीद हुआ है, किसी का शोहर शहीद हुआ है और पूरे के पूरे ख़ानदान जो हैं वो शहीद हुए हैं। इन हालात के अंदर फिर सबसे बड़ी जो इजराइल की जानिब से जुल्म किया गया, वो मुकम्मल तौर पे पानी की पाइपलाइन काट दी गई। अब वो लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। तो ऐसे में जब कल बारिश हुई है ना, तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि फ़लस्तीनियों ने कुछ ना कुछ पानी जमा किया है। चले अगले कुछ रोज़ तो वो सुख का सांस ले सकेंगे। आई होप सो। अच्छा, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया है, वो देख के खुशी हुई मुझे कि किस तरह से वो बारिश में नहाते हुए आए। वो बड़ा एक ऐसे मनाजिर थे जिसको देख के ना बड़ा दिल खुश हुआ कि चलो ये थोड़े थोड़े से मौके होते हैं जिसमें बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। छोटी खुशियां हैं उनको जो बारिश के जरिए मिली हैं। हम लोग कितने बड़े हो गए हैं, बारिश होती है तो हम जो है बारिश में नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे। अच्छा, अब आगे बढ़कर ज़रा मईशत के हवाले से खबर दें आपको। और आपको पता है कि जब भी हम इकोनॉमी के बारे में आपको अपडेट करते हैं तो कोई अच्छी खबर तो होती नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं,
जनाब, एक दफ़ा फिर से हुकूमत ने IMF के कंधे पर बंदूक रखकर बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। फ्यूल अब सस्ता करना है ना, तो उन्होंने फ्यूल कहीं सस्ता करना है, यही चीज़ है ना, यही तो तेज़ी तर आ रही है। फ्यूल यहाँ से सस्ता कर देंगे, बाकी जो कसर है वो बिजली की कीमतों में इजाफा करके पूरा कर देंगे। लोगों, बेचारे मासूम लोग हैं, वो इसे उसमें खुश हो जाते हैं। बिजली तो हर घर में यूज़ होती है, पहले ही बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन हालात के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा करना समझ से बाहर है। ये है जी, गर्दिशी कर्जे और मालियाती जो अदाद शुमार हैं उस पर हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम न किए जाने के बाद पहली तिमाही के लिए 417 अरब रुपए के प्राइमरी बजट सरप्लस पर भी नज़रसानी करना पड़ सकती है। IMF की जानिब से कहा जा रहा है, ये दोबारा से IMF की जानिब से कहा जा रहा है, क्योंकि IMF की जानिब से ये रिकमेंडेशंस दी जा रही थी कि जो फ्री यूनिट्स जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, जो वापडा के या जो भी बिजली घरों के अंदर मुलाजमीन होते हैं, फ्री यूनिट्स उन्हें देना बंद किया जाए, ताकि जो बिजली उन्हें फ्री में जारी की है वो कम हो। अच्छा, उनकी सैलरीज में कुछ हद तक इजाफा कर दिया IMF जाए। इससे पहले कई दफ़ा ये एक्सप्लेन कर चुका है, ये कह चुका है कि हमारा मकसद आवाम पर बोझ गिराना नहीं होता है। हम तो हुकूमत को कहते हैं जो आपके शाह खर्चियाँ हैं उनको ज़रा स्क्वीज़ करें, उनको मिनिमाइज़ करें, लेकिन हमेशा से हमारे हुक्मरान मलबा उन पर डालते हैं। गवर्नेंस अपनी बेहतर नहीं है, कीमत आवाम अदा करते हैं। माहिर मैशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, अब ये जो सर्दियों के अंदर एक जानिब गैस की कीमतों में 200% इजाफे की बातें हो रही हैं, फिर बिजली की कीमतों में इतना जो इजाफा आप देख रहे हैं, IMF का नाम लिया जा रहा है कि IMF के शराइत के ऊपर ये इजाफा किया जा रहा है। सर, हमेशा बर्क जो है बेचारे इन पाकिस्तानियों पर ही गिरनी है, इसके अलावा कोई और ऐसा कोई सिस्टम हमारा नहीं है, कोई और ऐसा रास्ता नहीं है कि किसी और तरीके से अपनी शाह खर्चियाँ कम की जाए, अवाम पर तो बोझ किसी तरह कम हो। सर, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि एक तरफ उसको IMF का कर्जा मिल चुका था, उससे पहले दोस्त ममालिक के पैसे मिल चुके थे, और फौज की मुकम्मल हिमायत हासिल थी समाजी खराबियों को दूर करने के लिए, और आर्मी चीफ ने खुद इंटरेस्ट लिया कि क्रैक डाउन्स किए जाएँ। लेकिन जो बिल्कुल रिकॉर्ड पर है कि निगरान हुकूमत ने ताकतवर तबकों के नाजायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून से इनहराफ किया, और जो इख्तियारात उसके हासिल थे टैक्स की चोरी रोकने के, टैक्सों की वसूली बढ़ाने के, वो अगर इस्तेमाल करते, जो कानूनी इख्तियारात हैं उनसे इनहराफ ना करते, तो IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए IMF के बगैर किसी एतराज़ किए न सिर्फ ये पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में भी मुमकिन थी, बल्कि बिजली गैस के नरखों में भी कमी मुमकिन थी, लेकिन उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि बुनियादी मकसद आज भी इशराफिया की मईशत है, बुनियादी मकसद आज भी ताकतवर तबकों के नाजायज़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, और आवाम जो उससे कुचले जा रहे हैं वो सिर्फ जो है ना नारे लगा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात भी कहना बिल्कुल गलत है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उन्होंने कमी की है। जो विरसे में मिली थी आज भी उससे ज़्यादा है, आज भी उससे ज़्यादा है। जरूर कमी की है, लेकिन पहले आपने 58 रुपए बढ़ाई, फिर आपने 40 रुपए कम कर दी, ये भी तो आप देखें ना। सर, आगे भी तो कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें पेट्रोल की प्राइस में कमी हुई है, खाम तेल में, तो क्या मज़ीद 15 नवंबर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दैट कुड बी पॉसिबल कि मज़ीद 10 रुपये से 15 रुपये तक कीमतों में कमी हो? देखिए, अगर ये इतनी शायद ना हो, लेकिन अगर कुछ कमी करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिर बढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि रुपए की कदर दोबारा गिर रही है, जी। और मैंने जैसे आप बताया था कि ये जो क्रैक डाउन कर रहे हैं और नाजायज़ हिस्सा से नहीं कर रहे, ये आर्जी बेहतरी होगी, लेकिन ये आर्जी बेहतरी है, इसको भी ज़रा सा हम गौर कर लें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 12 जुलाई, आप तारीख बता रहा हूँ आपको, 12 जुलाई 2023 को डॉलर जो हमारे रुपए की कदर थी वो 276 रुपए की थी, आज जो है ना ये 288 रुपए की है। तो क्रैक डाउन के बावजूद आज भी आप 12 रुपए कम है। अरे भाई, जो आपने गिराया था लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए, आर्मी चीफ की हिदायत और अहकामात पर उसका सिर्फ एक हिस्सा वापस आया है। अभी भी 288 रुपए है, जबकि 276 रुपए था 12 जुलाई को। एक दूसरे की अभी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये मजीद गिरेगा। तो अगर आप ये देखिए कि
3,890 अरब रुपए की सालाना टैक्स की चोरी हो रही है, जो हुकूमत ने खुद कहा। और बजट तकरीर में पिछले साल कहा गया था ये 3,000 अरब रुपए की चोरी वसूल की जाएगी, वो तो आपने वसूल नहीं की। निगरान हुकूमत भी वसूल नहीं कर रही। अगर इनको इलेक्शन नहीं लड़ना तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर ये ताकतवर तबकों के मफादात। लेकिन सर सवाल आपसे ये है, क्या कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, बराह रास्त आवाम इससे मुतासिर होंगी, किसी और चीज़ें पर अपने को बजाय इसके कि टैक्स अहदाफ हैं उनको पूरा किया जाए, कहीं और जगह से रिकवरी की जाए। सर ये तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, किसी को भी बिठा दें वो सिंपल यूनिट्स में इजाफा करेगा और रिकवरी हो जाएगी। कोई गवर्नेंस की नेग्लिजेंस आपको नज़र आ रही है या आपको लगता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारी हुकूमत के पास? 100% ऑप्शन है, नंबर एक। दूसरा ये था कि ये जो कुछ कर रहे हैं अभी आप देखिए, क्योंकि आपने गैस के नरखों की भी बात की, कि जो छोटे से गरीब आदमी जिसके पास कनेक्शन है, इसके बाद उसके मंथली बिल में 500 रुपया महीने का इजाफा होगा गरीब से गरीब आदमी के लिए। फिर आपने बिजली के नर्ख भी बताए। सवाल ये है कि बुनियादी सवाल, क्या इस बात का कानूनी जवाज है कि हुकूमत ये कह चुकी है कि बिजली की चोरी और बिलों की अदम अदायगी से 589 बिलियन रुपए, 600 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या उसका बोझ अवाम पर डालना जायज़ है? क्या अगर 7,000 अरब रुपए की टैक्सों की चोरी कम वसूली हो रही है तो 17% GST लगाना क्या जायज़ है? क्या आप ताकतों के मफादात के लिए रुपए की कदर गिराते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं, फिर पेट्रोलियम लेवी भत्ता बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बिजली के नर्ख भी बढ़ते हैं। फिर आप ये देखिए कि तो जो कुछ हो रहा है, रुपए की कदर, टैक्सों की चोरी, इस और बिलों की अदम अदायगी, बिजली की चोरी, करप्शन, इनएफिशिएंसी, नाअहली, इन सब के बोझ अवाम पर मुंतकिल करने का कानूनी और अखलाकी जवाज़ क्या है? कि ये आइन की शिक 3 के खिलाफ नहीं है। आइन की शिक आप जो है वो रद्द नहीं कर रहे। जबकि मैं दोबारा बता दूं कि ये हुकूमत अगर अपने कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करे, वो इख्तियारात जो निगरान हुकूमत को है, मैं मुंतखब हुकूमत की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जो कुछ इनके में है, अगर वो कानून से इनहराफ ना करें, अगर काबीना हमारी निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कानून से इनहराफ ना करें, तो बिजली के नरखों में कमी मुमकिन है, पेट्रोल के नरखों में कमी मुमकिन है, और ये GST की अगर वो इनहराफ ना करें तो तीसरी बार कैसे आएंगे वजीर खजाना? ये तो दूसरी बार आ रहे हैं ना। आप ये देखिए कि वो क्यों माने सर, वो क्यों गरीब आवाम का सोचे? नहीं देखिए ना, खाली वजीर खजाना का मसला नहीं है, क्योंकि वो निगरान बनती हैं, तो निगरान तो फिर 5 साल के बाद ही बनेंगे ना। पहले वो 2018 में तो काबीना में तो मंजूरी दी थी ना। अब ये आज भी जो कुछ हो रहा है, जरूर निगरान वजीर खजाना का हाथ है, लेकिन आर्मी चीफ के इतनी ज्यादा दिलचस्पी लेने के बावजूद अगर रुपए की कदर भी नहीं ठीक हो सकी, बिजली के नर्ख भी गिरा रहे हैं, तो ये करप्शन है, नाअहली है, इंटेलेक्चुअल करप्शन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निगरान वजीर खजाना ने शमशाद अख्तर ने 2018 में आइन तोड़ा था, आइन पाकिस्तान तोड़ा था, उनकी मदद की, 5 साल लाए। लेकिन मैं निगरान काबीना और काकड़ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उनको जब इलेक्शन नहीं लड़ना, तो जब वो ये कहते हैं कि 17 सियासतदान ईरान से तेल की चोरी में मुलव्विस हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? सवाल ये है कि जब उनको इलेक्शन लड़ना नहीं है, वो स्मगलिंग कर रहे हैं, आपने खुद कह दिया, तो क्यों नहीं आप पकड़ते? फिर एक सवाल ये, कभी अपने ज़मीर से ये पूछें कि बिजली की चोरी हो रही, बिल अदा नहीं हो रहे, ट्रांसमिशन लॉसेस, अल्लाह जाने डॉक्टर साहब उनके पास ज़मीर है भी या नहीं। ना तो इतनी बड़ी पोस्ट पर हम जाकर बैठे हैं जो हमें पता हो कि वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जिस्म का कैसे चलता है। हम तो छोटे लोग हैं, बेचारी मासूम आवाम, सिविलियंस हैं हम तो सिर्फ रुदाद ही सुना सकते हैं, कुछ टीवी पर बैठकर, कुछ बिहाइंड द कैमरा, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। अब जो IMF कह रहा है कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और डॉलर की कदर में कमी हुई है, उसकी रिपोर्ट दी जाए। सर उसके बाद ये रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से किस तरह से दी जाएगी, और क्या इस रिपोर्ट के बाद क्या IMF मज़ीद कोई सख्त रिस्ट्रिक्शंस या डिमांड कर सकता है हमसे? देखिए, IMF के साथ अमलन हमने माना हुआ है कि जब ये साल ख़त्म होगा, यानी जून, तो शायद डॉलर खुदा न खास्ता 330 रुपये पर होगा। ठीक है। अब मेरा कहना ये था कि IMF की, अभी आपने खुद IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान बता दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जब ये कहते हैं कि जी हम तो GST
लगा देंगे, हम तो पेट्रोल के नर्ख कम नहीं कर सकते, हम तो ताकतवर लोगों से टैक्स नहीं ले सकते, हम तो टैक्स की चोरी रोक नहीं सकते, हम तो सट्टेबाजी करके स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले जा सकते हैं जो दोबारा गिर जाएगा, फिर मैं बता रहा हूँ आपको फिर गिरेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि IMF को क्या दिल में दर्द है, उसने तो बजट डायरेक्टर ने आपको गाइडलाइन दे दी, आप कहते हो हम एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी है, वो कहते हैं भाई आपका मुल्क है, आप जाने, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, कहते जी बिजली के नर्ख बढ़ाए, क्या बढ़ा दो, वो क्यों कहें भाई, उनका काम नहीं है, उन्होंने तो गाइडलाइंस दे दी, वो तो चाहते हैं बजट सारा कंट्रोल करें, सर्कुलर डेट को करें, सर्कुलर डेट करप्शन की पैदावार है, आप सर्कुलर डेट को आवाम के पैसों से चाहते हैं। अगर कौम को आप ये बताइए मेहरबानी करके कि इस साल जो टैक्सों की वसूली हो रही है FBR की, टैक्सों की वसूली, उसमें से आप NFC अवार्ड निकाल देते हैं जो सूबों को गया, वो जो पैसा बचता है उसके बाद सूद की अदायगी के लिए आपको 2200 अरब रुपया और चाहिए, पिछले साल 200 अरब चाहिए था, आज 2200 चाहिए, तो अगर आप कर्जों का सूद ही अदा नहीं कर सकते, 2200 अरब चाहिए, तो फिर तरक्याती अखराजात। सर 2018 में 2018 से पहले जाने से पहले नवाज शरीफ ने सर्कुलर डेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, हमारे तब भी तो गर्दिशी कर्जे सिफर पर आए थे, तो क्या दोबारा से कोई उसी तरह की पॉलिसी नहीं अपनाई जा सकती? देखिए वो जो गर्दिशी कर्जे ख़त्म हुए थे वो बजट खसारा बढ़ा दिया गया था, क्योंकि वो 30 जून उसको तक की पिछली हुकूमत के खाते में चला गया, तो उन्होंने 30 जून से कुछ पहले एंट्री डाल दी थी, अच्छा कदम था, कर दिया था, ठीक है ना, एक दफ़ा ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा बढ़ के 2600 रुपये अरब पर क्यों आ गया ना, सवाल तो ये है कि आप एक दफ़ा सफाई करते हैं और उसके बाद फिर करप्शन शुरू हो जाती है, देखिए नाहली शुरू हो जाती है, तो मुसीबत ये है कि अगर एक दफ़े थोड़ा बहुत ठीक हो भी जाता है, नवाज शरीफ की कारकर्दगी बहरहाल इनसे पीपल्स पार्टी और उससे बहुत बेहतर PTI से बेहतर थी जी, शक नहीं है, लेकिन मुल्क के लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन सर ये जो अभी आपने सूद की बात की है सर, इंटरेस्ट रेट 23 से 24% तक जा पहुंचा है, जब इतना इंटरेस्ट रेट होगा तो सर फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होगी, इर्तिकाद दौलत जिसको हम कहते हैं, तो सर ये तो कारोबार को, इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के मुतरादिफ नहीं है, या आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, बैंकों में पैसे पड़े रहेंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी? 21% इंटरेस्ट रेट, तो 23 तक तकरीबन जहाँ पहुँचा ना। नहीं, मगर पहले आप ये सोचें, जो मेरा सवाल है कि मेरे मुल्क में 22% डिस्काउंट रेट है, हिंदुस्तान के अंदर जो है वो 6.5% है, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में जो है महंगाई जो है वो तकरीबन 5-6% है, मेरे मुल्क में 26% है, हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो 7.4 है, मेरे मुल्क का 2.5 है, यानी आपका ग्रोथ रेट 1/3, आपका महंगाई 4 गुना, डिस्काउंट रेट 3.5 गुना, तो फिर कर क्या रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, इवन श्रीलंका आपसे बेहतर, तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तालीम का बजट आपका सबसे कम, सेहत का बजट आपका सबसे कम, तरक्याती अखराजात आपके कम, और आप जो है ना वो तरक्याती अखराजात काट के बजट खसारा कम करते हैं, आवाम को कुचलते हैं, तो सवाल ये कि जनूबी एशिया में सबसे खराब पाकिस्तान क्यों है, जबकि अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को वसाइल दिए हैं, मेहनती किसान दिए हैं, जफाकश मजदूर दिए हैं, समझदार लोग, नालायक हुक्मरान दे दिए हैं सर, नालायक हुक्मरान दे दिए। नहीं, नालायक हुक्मरान तो हैं, लेकिन आवाम को आपने इतने प्रोग्राम कर दिए, इनको कब समझ में आएगी कि जब तक वो हुकूमत पर दबाव नहीं डालेंगे कोई भी ठीक नहीं करेगी, ये तो तय हो चुका है। सर अवाम को तो मुआशी गर्दाब में फंसा दिया गया है, 2 वक्त की रोटी के चक्कर लगा दिए गए हैं, और फिर इलेक्शन डे पे हम देखते हैं बिरयानी के डब्बों के मुंह खुल जाते हैं, बाकी चीजें, वो तो बड़ी एक अलग डिबेट है ना सर, किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हाईजैक कितने की है, 20 रुपए की सादी रोटी है और 30 रुपए की खमीरी एग्रीकल्चर कंट्री में ये अगर किसी फैमिली के 4 लोग भी हैं या 5 लोग भी हैं, ऑन एवरेज एक से ज़्यादा ही सब रोटी खाते हैं, छोटी छोटी सी तो रोटियां होती हैं, आपने एक वक्त की रोटियों के लिए पहले तो 200 रुपया इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद जाके आपने सालन या बाकी कोई चीज़ बनानी है, तो वो बेचारा जिसको मिलता ही काम करके अगर रोज़ की मजदूरी करे, दिहाड़ी लग गई तो 700-800 रुपया मिलेगा, वो कहाँ अपने ख़ानदान को चलाएगा? देखिए ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैंने 15 साल से एक स्कीम दे रहा हूँ हर हुकूमत को, जिसमें हुकूमत की जेब से 1 रुपया जाए बगैर जो है गुर्बत में कमी और बेरोजगारी में कमी मुमकिन है। वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत भिखारी बनाने के बजाय आप वहाँ से 50 अरब रुपया अलग कर लें, उसी में से एलोकेट किया जो लोगों को भिखारी बना रहे हैं,
और उसके बाद बैंकों को कानूनी के तौर पर स्टेट बैंक ये कहे कि प्लम्बर, किसान, घरेलू खवातीन, इन सबको आप कर्जे दें, और अगर 2 लाख का आप कर्जा देते हैं तो 50,000 रुपए आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दें, जो आप दे रहे हैं भिखारी बनाने के लिए, यहाँ दें। और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाएं, ट्रेनिंग दें, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। जिस एरिया में समझ आ रहा है कि इस एरिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट के कोई 15 से 20 लोग जा रहे हैं, वहाँ पर एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा दें, उन सबको के वहाँ आके काम करे उसी एरिया में, स्किल लेबर पैदा कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। प्रायोरिटीज की बात है सर, थैंक यू सो मच। यही है, हमने बिल्कुल लोगों को ना भिखारी बना दिया। यही पैसा अगर हम कोई स्किल्ड लेबर पैदा करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाएं, तो यही लोग जो हैं खुद से अर्नर बन सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर अपने लोगों को नवाजें, रिश्वतें दें और वही भिखारी मिजाज पैदा करें। और यही हाल है आज हुक्मरानी सतह पर भी हम लोग भिखारी बने हुए हैं, और अपनी इंडिविजुअल सतह पर भी हमारा ये हाल है कि कर्जे मांग कर या लोन देकर लोग अपना रोज़गार चला रहे हैं। बहुत बुरी हालत है इस वक्त। हमें जाना है नाज़रीन, ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशरामदीद। अभी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा पैकेज आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर जैसे कि हनी बी का ये सीज़न है और सर्दियां आती हैं और हर कोई जो है ना वो शहद की तलाश पे, खालिस शहद कहाँ से मिलेगा ये बड़ा होता है, और शहद की मक्खियाँ जो हैं वो सारा साल इकट्ठे करके शहद को करती हैं और फिर अभी उनके छतों से जो है वो शहद उतारा जाता है। अच्छा, अगर ना हो शहद की मक्खियाँ तो कैसी होगी ज़िंदगी? कहा तो ये जाता है कि अगर शहद की मक्खियाँ ना हो तो इसका इंसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, इनकी अहमियत, शहद की अहमियत का तो पता है। हाँ, शहद की मक्खियों का, शहद की अहमियत का तो पता है कि जो शहद है ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़बरदस्त है, कितना मुफीद है। इसी पर हमने एक पैकेज तैयार किया है कि अगर शहद की मक्खियाँ दुनिया में ना रहें तो इसके इंसान पर, दुनिया पर क्या असरात होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे, इस पैकेज में देखिए। दुनिया में जानदारों की 2 मिलियन से ज्यादा अनवा दरियाफ्त की जा चुकी हैं। वैसे तो हर नौ माहौल को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करती है, लेकिन शहद की मक्खी में कुछ खास है। इंसान पिछले 9000 सालों से शहद का इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर है कि अगर शहद की मक्खी नहीं होगी तो शहद कहाँ से आएगा। शहद की मक्खियाँ दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। हम जो अनाज, दालें, फल और सब्जियां खाते हैं, इनके पौधों की 70% पोलिनेशन शहद की मक्खियों की वजह से होती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर शहद की मक्खी ना रही तो दुनिया में खाने पीने की आधी अशिया खत्म हो जाएंगी। इसी तरह पोलिनेशन का अमल हाथ से करना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा वक्त और अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। ऐसा जुनूब मगरिबी चीन में आज भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ शहद की मक्खियाँ बहुत कम हैं। गाय भैंसों को जो चारा दिया जाता है उसकी पोलिनेशन भी शहद की मक्खियाँ ही करती हैं। अगर दुनिया में शहद की मक्खी ना रही तो चारा नहीं रहेगा। अगर चारा ना रहा तो गाय भैंसे रखने का कोई चारा नहीं। आप दूध और इससे बनी हुई अशिया से भी महरूम हो जाएंगे। दुनिया में कपड़े की इंडस्ट्री एक अहम फसल की मरहून मिन्नत है, जिसका नाम है कपास। कपास की फसल की पोलिनेशन भी शहद की मक्खी ही करती है। तो सोच लें, शहद की मक्खी ना रही तो आप पहनेंगे क्या। आजकल हम इतने मजे मजे के खाने अपनी मर्जी से बनाकर खाते हैं, तो सोचें अगर शहद की मक्खी ना रही तो आपको क्या खाना पड़ेगा। आप गोश्त में बीफ और मटन भूल जाएंगे। हाँ, अलबत्ता चिकन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मुर्गियां ऐसी अशिया भी खाती हैं जिनको शहद की मक्खियों की पोलिनेशन की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा आपको आलू, टमाटर और गाजर भी मिलती रहेगी। दुनिया से बहुत से पौधों और फसलों का खातिमा होने की वजह से उन पौधों की कीमतें आसमान से बातें करेंगी जिनको मक्खियों की जरूरत नहीं। महंगाई का सुनामी आ जाएगा। दुनिया में खुराक के लिए जंगें होंगी। बहुत से लोग तो कहत से ही मर जाएंगे। शहद की मक्खियों के इस वक्त ज़राई अद्वियात, मौसमियाती तब्दीली और इंसानों से शदीद खतरा लाहिक है, और दुनिया उनकी कम होती तादाद से भी शदीद परेशान है। जरूरत इस अमर की है कि शहद की मक्खियों की हिफाजत करते हुए उनको खत्म करने वाले अवामिल का खात्मा किया जाए। पैकेज आपने देखा है। इस वक्त कोयटा लिए चलते हैं बराह रास्त। शहबाज शरीफ मीडिया टॉक कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ देर बात करेंगे। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
फ़ज़ाई आलूदगी पर तो हम ऑलमोस्ट डेली ही डिस्कशन करते हैं, लेकिन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर। और पहले भी जो है स्मोक इमरजेंसी की वजह से 4 दिन तक जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस को बंद रखा गया था। एक लॉन्ग वीकेंड हो गया था और लोगों से अपील की गई थी कि वो पार्क्स का रुख ना करें, तफरीही मकामात का रुख ना करें, बल्कि अपने घर के अंदर दे। जिस हद तक इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ले रही है, लेकिन इनफरादी तौर पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अगर बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसको मेक श्योर अच्छा, ये जो इन्वायरमेंटल चेंज है ये सिर्फ पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया को इस वक्त ग्लोबली ऐसे चैलेंजेस का सामना है। मेरा ख्याल है इन्वायरमेंटल चेंज और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के ऊपर दुनिया भर में जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं शायद ही कहीं होते हों, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि गो के हमारा केयर टेकर सेटअप है, लेकिन इसके बावजूद इनको रियलाइजेशन है। हालांकि जो निगरान हुकूमत होती है उसके पास इतना मैंडेट नहीं होता है कि वो कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग कर सके। बड़े अरसे के लिए मेहमान हुकूमत होती है जो आगे सिर्फ इलेक्शंस करवाती है, बट जो मेजर्स लेने चाहिए स्मोक को काबू करने के लिए वो जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे हुकूमत ले रही है। सूबाई वज़ीर माहौलियात पंजाब बिलाल अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर पहले तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं पंजाब गवर्नमेंट, आप लोग और मोहसिन नकवी की सरपरस्ती में बड़ा अच्छा इकदाम आप लोग कर रहे हैं कि स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। बच्चों का स्पेशली टेक केयर करते हुए उनके देखा जा रहा है फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। सर इसके अलावा अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता सकें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर ऑलमोस्ट टॉप पर होता है सबसे गंदी आलूदा हवा में, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बीमार बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। बारिश भी हो चुकी है उसके बावजूद स्मोक है कि छटने का नाम आपके पास क्या रिपोर्ट्स आती हैं, जब जो डेटा आता है वो क्या शो करता है? देखिए हम लोगों को ना 2-3 इश्यूज को अलग करके करने की जरूरत है। पहला इशू है हमारा AQI पूरा साल हमारा हाई रहता है, जिसकी वजह से हम डिस्कस सिर्फ तब कर रहे होते हैं जब हमें नजर आना शुरू होता है। सो बाय सर्टेन एनवायरनमेंट कंडीशंस के अंदर स्मॉग बनता है, जब हमें नजर आना शुरू हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। बट नॉनदलेस आजकल नवंबर दिसंबर के अंदर आपके सबसे AQI हाई बिकॉज़ आपकी हवा का फ्लो जो है वो लोअर है। सो दो क्लाउड आपका बनता है वो उसी जगह के ऊपर रहता है। द रीजन हम लोगों ने 4 दिन की छुट्टी जो की थी, बल्कि वो भी हमने रिलैक्स इसलिए कर दी थी क्योंकि उससे एक दिन पहले बारिश हो वैसे के सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो हो गए थे। जितना भी हम लोगों ने अभी आके देखा, एनवायरमेंटल एजेंसी के अभी तक लॉज ही नहीं बने हुए थे, रूल्स नहीं बने हुए थे, वो हम लोगों ने बनाया। यू कैन पिलर ऑफ द स्टेट सीरियसनेस बहुत हाई हुई है, बट ये एक ऐसा इशू है जिसको पूरा साल हमें फोकस में रखना चाहिए। हम लोग सिर्फ तब फोकस आते हैं जब हमें नजर आना शुरू होता है। स्टडीज आर शोइंग के 7 years हम लोगों की एज कम हो गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है बाय लिविंग इन। So this is a very serious issue. We're tackling it very seriously. लेकिन this is not 1 महीने का या 2 महीने का। Exactly, कोई शॉर्ट टर्म तो इस पे हो नहीं सकता। इससे पहले आई स्टिल रिमेंबर हमारी जो वज़ीर माहौलियात इशारी रहमान थी, मतलब उनका बैकग्राउंड आई डोंट नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो एनवायरमेंटल के क्या इनिशिएटिव लेते नहीं है। एज यू से कि अभी तक तो रूल्स नहीं बने, आप लोग तो लिमिटेड टाइम के लिए हैं और इतने कोई फुल अथॉरिटीज़ या फुल एम्पावर्ड आप लोग नहीं हैं कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके। इन अ शॉर्ट टर्म अगर आप कुछ गिनवा सके कि ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एंड प्लस अगर ये लिए जाएं या कुछ ऐसा डिज़ाइन या कुछ मैकेनिज़्म आप लोगों ने तैयार किया हो, अगर लॉन्ग टर्म आगे आने वाली हुकूमत इसको फॉलो करे तो शायद हम फिर स्मोक का ये सामना ना करना पड़े हमें। मैं आपको पिछली हुकूमतों और अपनी हुकूमतों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो बताता हूँ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को सिर्फ पिछले सालों के अंदर उनकी तनख्वाहों के लिए पैसे दिए जाते थे। आप सोचें कि उनको पेट्रोलिंग के लिए भी, जो उन्होंने अपनी गाड़ी लेके जाना है, किसी फैक्ट्री को चेक करने जाना है, उसके लिए भी जो है बजट्स नहीं दिए जाते थे। कोई
ऐसा डिपार्टमेंट जिसने कोई रूल्स इन्फोर्स करने हैं, आप उनको सिर्फ तनख्वाहों के पैसे देंगे तो बैठ के सिर्फ तनख्वाहें खाएंगे। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने आके इनको मीडिया कैंपेन के लिए फंडिंग की, हम लोगों ने इनकी फ्यूल के लिए की, नई गाड़ियां लेके दी, जो पोजीशंस खाली पड़ी हुई थी उनको फिल किया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी। एंड दिस वाजंट एक महीना पहले, इसके ऊपर हम काम जो है वो स्टार्ट से कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर रूल्स जो थे वो पास हुए थे मार्च के अंदर। सो वी बीन ट्राइंग आवर बेस्ट। बट इसके जो आपने जैसे कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट के एक खसूस हमारा फंक्शन होता है, हमने डे टू डे चलाना होता है। मैक्रो लेवल के ऊपर, फेडरल लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग की बहुत जरूरत है, जिसके अंदर हम क्लीन। अच्छा बिलाल साहब, जिस तरह आपने कहा कि वैसे भी निगरान जो केयर टेकर सेटअप होता है वो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ होता है, इतना स्ट्रेंथन नहीं होता है। उसके बावजूद आपने कहा कि हमने कुछ SOPs बनाए हैं। सर लॉन्ग टर्म अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लॉन्ग टर्म क्या ऐसे मेजर्स हमें लेने होंगे कि इन फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए आप कोई लेगेसी छोड़कर जाएं, उनको कोई बता के जाएं कि ये अगर मेजर्स लेंगे तो शायद आइंदा आने वाले सीजन के अंदर स्मोक का हमें इसको फेस ना हमें करना पड़े। हमारा जो मेन इशू है ना वो ट्रांसपोर्ट है। सो 50% ऑफ आवर AQI कम्स फ्रॉम आवर ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हाफ ऑफ इट आप कह सकते हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वजह से है और हाफ हमारा है फ्यूल गंदा होने की वजह से। पाकिस्तान में अभी हम कॉमनली यूरो 2 इस्तेमाल करते हैं। जितना आपका ऑयल रिफाइंड होता है उसकी यूरो उतनी हाई होती है। आपके जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर यूरो 5 से नीचे पेट्रोल इस्तेमाल करना बैंड है। yes. क्योंकि उसका 500 यूरो 5 से नीचे जो पेट्रोल होता है वो 500 टाइम्स आप समझ सकते हैं कि एक स्टेप जो है वो एमिशन इंक्रीज करता है। सो मैक्रो पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, लेकिन साथ ही लोगों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप जब यूरो 5 या यूरो 6 के ऊपर जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अभी हमने लास्ट वीक ये चीज एक्सपीरियंस की कि जब हमने लोगों को बताया कि जी AQI 450 हो गया, सारे ट्रेडर्स को इकट्ठा किया, सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, ट्रांसपोर्टर्स को इकट्ठा किया, एंड वी वर लाइक कि हम लॉकडाउन करने लगे हैं। हमें उसके ऊपर शदीद रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा। बल्कि मीटिंग के अंदर मैंने किसी को कहा कि यार एक तरफ आपके 10,000 पड़ा हुआ है और एक तरफ आपके जहर पड़ा हुआ है, आप क्या चीज उठाओगे? तो मुस्कुरा के कहते 10,000 रुपया। सो जब ये माइंडसेट नहीं चेंज होगा, लोगों को ये चीज आइडिया नहीं होगा कि जो चीज हम लोग ब्रीथ इन कर रहे हैं दैट इज पॉइजनस, एंड हमारे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद योर प्रेजेंस हमारे पास हमेशा प्रोग्राम में एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो रिकमेंडेशंस हमें मिलती हैं वो आपके साथ भी शेयर की जा सकें। तो वो यही कहते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर आप ट्रांसपोर्टर्स को कहते हैं कि लॉकडाउन कर देंगे, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जहाँ पर अगर जैसे ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए, पहले ऐसा होता था वन स्टॉप टू अदर स्टॉप बसेस चलती थी विद अ गुड फैसिलिटीज़, लेडीज़ के लिए अलग सिस्टम होता था। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा कर दिया जाए कि जो पूरी फैमिली है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है, या सबवे सिस्टम बनाए जाए जैसे बाकी डेवलप कंट्रीज़ में है, तो वाई नॉट कि एक बंदे के लिए एक गाड़ी सड़क पर आती है और उसने ऑफिस जाना है, और चाहे घर किराए का हो लेकिन किस्तों पे उन्होंने छोटी गाड़ियां लेके रखी होती हैं कि पूरी फैमिली ट्रैवल नहीं कर सकती। ट्रांसपोर्टेशन का ये बहुत ज़्यादा बोझ है। दूसरा, चिंचे रिक्शा इतना ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं, एंड स्पेशली जो माल वाली गाड़ियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड होती हैं, जो कि सब्जी मंडी में सामान लेकर ट्रक लेकर आ रहे होते हैं, वो वाले वो इतने पोल्यूटेड होते हैं कि उनको NOC चेक नहीं किया जा सकता। आई नो यू आर पुटिंग सम एफर्ट्स, लेकिन ये सब रिकमेंडेशंस हैं जो कि हमें प्रोग्राम में बार बार मिलती हैं। सो आप यहाँ पर मौजूद हैं तो हम चाहते हैं कि आप इसको भी अपने जो है वो नज़रसानी करें। बिल्कुल, और इसके अंदर आई वुड लाइक टू ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा लाहौर के हिसाब से और हमारे मुल्क के इकोनॉमिक हालात के हिसाब से बहुत बेहतर है। हमारा इशू मेन जो है, हमारी सिटीज पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली नहीं है। आप बस से तो उतर आते हैं, लेकिन फिर आपको जो रोड क्रॉस करनी है उसके लिए हमारे पूरे के पूरा लाहौर के अंदर आपके प्रोटेक्टेड यू टर्न्स हैं। किसी जगह पे आपने अगर रोड क्रॉस करनी है तो यू हैव टू गो ऑल द वे टू वन साइड, climb stairs, go to the other side. So हमारी जो cities design हुई है वो pedestrian friendly नहीं है। We need to start thinking about कि pedestrians को हम किस तरीके से और facilitate कर सकते हैं ताकि आपकी social economic, higher social economic classes जो हैं वो भी public transport इस्तेमाल करें, जो अभी नहीं करती। Yep.
एब्सोल्युटली। दूसरी चीज बिलाल साहब, ट्रांसपोर्ट की ही बात की है, पूरी दुनिया इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जा रही है, बल्कि जा चुकी है। हमारे यहाँ कोई इस पर कोई वर्किंग हो रही है गवर्नमेंट के लेवल पर कि फ्यूल तो वैसे ही इतना कॉस्टली है, महंगा है, और फिर इन्वायरमेंटल चेंज का ये तकाजा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इनकरेज किया जाए। तो पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता कि मुमकिन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आपका जो कंज्यूमर जब तक इन चीज़ों के ऊपर कन्विंस नहीं होगा, हमारे पास पॉलिसी है, आप इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो उसके ऊपर आपके टैक्सेस कम हैं, इंसेंटिवाइज्ड है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के प्लांट्स यहाँ लगना शुरू हो गए हैं। इस दफ़ा पंजाब पुलिस जितनी भी मोटरसाइकिल्स ले रही है पेट्रोलिंग के लिए, वो इलेक्ट्रिक ले रही है। लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेन आपका इशू है वो ये है कि जब आपका कंज्यूमर इन चीजों के ऊपर जाएगा, लेकिन कंज्यूमर के जाने का चैलेंज ये है कि 30 to 40% ये चीजें महंगी होती हैं। एक इलेक्ट्रिक बाइक इज 30 to 40% मोर एक्सपेंसिव देन द रेगुलर बाइक। क्या कोई गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग आती है? ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि कंज्यूमर इस चीज के लिए जाने के लिए भी मेंटली रेडी नहीं है, फिर कॉस्टली भी है, सब्सिडाइज हो सकता है। दूसरी चीज सर, दूसरा सोल्यूशन तो मेरा ख्याल है फिजिबल है। सर आप देखें कि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, अब जगह जगह हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ग्रीन लैंड्स को बिल्कुल जो है ना उनको कंक्रीट में बदल दिया गया है। तो सर कोई एसओपीज़ गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं होने चाहिए हैं कि हमारी ज़रूरी ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और जिसकी वजह से ये स्मोक जैसी चीज़ें पैदा हो रही है, दरख्त कट रहे हैं, इसके ऊपर तो कम से कम सर काम हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर क्लाइमेट चेंज हो सकता है, टुवर्ड्स योर पोल्यूशन। देखें, आपकी कितनी सोसाइटीज बन जाएंगी, ये इशू लाहौर तक डेफिनेटली है, क्योंकि हमारा मास्टर प्लान नहीं बना हुआ। हमारा मास्टर प्लान बहुत पुराना हो चुका हुआ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन आप किसी भी अगर अपनी कोई मेन आर्टरीज छोड़ के, मोटरवे, जीटी रोड छोड़ के आप राइट लेफ्ट चले जाएं, तो सारी की सारी आपकी ज़रूरी जमीन पड़ी हुई है। वो कितनी ज़राअत होती है, कितनी उसके ऊपर प्लांटेशन है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। बट सोसाइटीज बनना इटसेल्फ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो फ्यूजिटिव डस्ट होती है, अगर आप छिड़काव नहीं करते अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, तो वो स्मोक का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बट वो AQI का उतना हाई कंट्रीब्यूटर नहीं है। सो लोगों को, आपको भी, मीडिया को भी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थ्रू आउट द ईयर आप लोग AQI की खबर सिर्फ नवंबर और दिसंबर में ना चलाएं, आप उसकी जून में भी चलाएं, क्योंकि जून में भी हम वर्ल्ड टॉप 10 के अंदर होते हैं। सो दिस इज ऑल ईयर राउंड इशू, जिसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग की भी जरूरत है, बार बार रेज करने की, एंड कंज्यूमर्स को समझाने की जरूरत है कि ये जो सारी चीजें हैं, अगर हमें हायर कॉस्ट सॉल्यूशंस के ऊपर भी जाना पड़े तो इट इज फॉर योर हेल्थ, नॉट गवर्नमेंट का इसके अंदर सिर्फ ये फायदा है कि हमारे हेल्थ केयर के ऊपर कम बोझ हो जाता है। आजकल हमारा हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा हुआ है। आपका कुछ डेंगू की वजह से, कुछ स्मोक की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से। आई नो यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन फिर भी हम आपसे, क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं लूप लाइन में, ताकि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सर, रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर जो फैक्ट्रीज होती हैं, और स्पेशली जो शिमाली लाहौर है, अंदरून वाली साइड पर जाएं, कोई दरख्त नज़र नहीं आते। इवन हॉस्पिटल्स के गिर्द आप देखें, मेयो हॉस्पिटल है या फातिमा मेमोरियल है, इनके आसपास आपको दरख्त नज़र नहीं आएंगे। ऑरेंज ट्रेन के नीचे ग्रीन बेल्ट बनना थी कि ताकि इन्वायरमेंटल चेंज आए और ग्रीनरी नज़र आए, उसका कुछ पता नहीं है। और फिर जो रेजिडेंशियल के अंदर जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो बाकायदा कह लें कि वो भत्ता कहें या वो पैसे देती हैं कि वो अगर टीम्स आती भी हैं तो उनकी फैक्ट्रीज बंद नहीं होती, वो रेजिडेंशियल एरिया में उसी तरह से चल रही होती हैं। ये इश्यूज हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हमारे सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर है। हमारे इसके अंदर स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएंगी वो ये रियलाइज करेंगी और वो स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो हैं वो बेहतर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्पेक्टर की सैलरीज क्या है, क्या वाई इज ही इंसेंटिवाइज्ड टू टेक अ ब्राइब? ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सोचने की जरूरत है। क्यों आप अपने सिर्फ हमसाया मुल्क के साथ अपने आप को कंपेयर कर लें, इंडिया के अंदर आपकी पब्लिक सेक्टर सैलरीज आर हायर देन प्राइवेट सेक्टर। हियर इन पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर आर हायर देन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होती पक्की नौकरी है, लेकिन
पैसे कम होते हैं। सर लास्टली ये बता दें, फंडामेंटल आपका आगे कोई इरादा है लॉकडाउन की जानिब जाने का, मजीद कोई ऐसे इकदाम जो सख्त हैं वो लेने का है कोई माइंड? आज हमारी मीटिंग है, सीएम साहब की कैबिनेट कमेटी ऑन स्मॉग की मीटिंग है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर छुट्टी करना, लॉकडाउन करने से हमारा EQI नीचे आएगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। अगर एट सम टाइम हम लोग ये फील करते हैं कि ये बच्चों के लिए हार्मफुल है तो वी माइट इंक्रीज 1 more डे, स्कूल डे कम करेंगे और उसको स्टडी फ्रॉम होम, कोई रिमोट लर्निंग के ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन ये डिसीजन सारी जो है आज की मीटिंग के बाद होगी। और सर वैसे भी बाय हुक एंड बाय क्रुक आपको इसी स्पिरिट के साथ ये स्टेप लेना होगा। ये आने वाली नस्लों की बका का मामला है, इंसानी जान और सेहत का मामला है, हमारे बच्चों का ये मामला है। बहुत शुक्रिया बिलाल अफजल, आपने हमें इस बारे में तफसीलन बताया। और जो भी मेरा ख्याल है स्टेप्स मेजर्स बनते हैं वो लेने चाहिए हैं हुकूमत को। एब्सोल्युटली लेने भी चाहिए हैं। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। जी ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ पॉलिटिकल स्टोरी की बात करते हैं। अच्छा, स्टोरी हमारी थी बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि उन्होंने क्या कल जो है वो दिल का गुबार निकाला है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब शहबाज शरीफ मीडिया टॉक कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा मीठे अंदाज में और बड़ा तहम्मुल के साथ उन्होंने कहा मेरे छोटे भाइयों की तरह है बिलावल भुट्टो जरदारी। कोई लेकिन एक चीज़ तो बिलावल, मुसलसल पीपल्स पार्टी ये कहती नज़र आ रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। कल भी बिलावल ने यही बात को रिपीट किया है। और अच्छा, इसके कुछ इशारे कनाइए नज़र भी आ रहे हैं। सिंध के अंदर जिसको पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर MQM और JUI का अलायंस हो रहा है, MQM और PMLN का अलायंस हो रहा है। तो लग ऐसा रहा है बज़ाहिर कि जैसे पीपल्स पार्टी जो है ना वो बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हो रही है। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो मुसलसल इस चीज़ का गिला शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में आखिर हालात किस जानिब जाएंगे? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। राना साहब, आप बिलावल साहब की इस बात से एग्री करते हैं जिसका वो अक्सर जिक्र करते हैं, गिला शिकवा करते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि नून लीग को हर तरह से बिल्कुल ओपन ग्राउंड है और वो मुसलसल नज़र आ रही है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान से 25 इलेक्टेबल्स हैं जो कि उनकी अच्छा 30 हो गए हैं। मुझे था 25 हैं, 30 हो चुके हैं। आप जो इलेक्टेबल्स वो शमूलियत में भी हाथ मिला लें नवाज शरीफ से, तो इतना ज़्यादा नवाज शरीफ को सपोर्ट और सब कुछ तमाम पॉजिटिव जो है वो चेक लिस्ट नवाज शरीफ के हिस्से में आ रही है। बिलावल का गिला बजा नहीं? बिल्कुल बजा है, क्योंकि उनको बताया गया था जब वो इन थे कि BAP तो पीपल्स पार्टी में मुंतकिल हो जाएगी और इस्तेकाम पार्टी भी नहीं बननी थी, पार्लियामेंटेरियन भी नहीं बननी थी और बिलावल भुट्टो के साथ आना था और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनना था। ये छोटे जरदारी साहब और बड़े जरदारी साहब ने अपने लिए सोचा हुआ था कि उनके साथ ये वादे हो चुके हुए हैं। और कहीं ना कहीं से तो यकीन दहानी हुई होगी ना जो अब उम्मीदें टूटी हैं। नहीं, अब उनको उम्मीदों के टूटने का क्वेश्चन उन्हीं से करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से गिला करना है तो बराह रास्त करें। हाँ। नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हुए उन्होंने नहीं देखा कि दर्जन से ज्यादा दौरे उन्होंने पंजाब के किए दोनों ने, और जब लोग इनको नहीं मिले BAP के उस वक्त के वजीर आला कदूस बजिंजो ने खत लिख के मादरत की कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो ये एक दौर में BAP बनाने और PMLN की गवर्नमेंट तोड़ने का क्रेडिट लेते थे जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म थे और सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो छोड़ के वजारत आला पाकिस्तान से बाहर निकल गए थे। और फिर इन्होंने बड़े फखरिया पेशकश की थी कि जी BAP और चेयरमैन सेनेट हम लाए हैं। तो ये सब चीज़ें सियासतदान जब भी कोई बात करते हैं वो भूल जाते हैं कि हमने माजी में किस पार्टी के साथ क्या किया था। अब अगर ये गिला है कि जी देखें हमने साथ दिया और बड़े पीपल्स पार्टी ने नुकसान उठाया इनके साथ बैठ के, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल असम्बली में खड़े होकर नून की तारीफें करते थे और नून वाले इनकी करते थे। लिहाजा जो बात आप अभी बता रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ ने जो बात की तो उन्होंने तो फिर भी ज़र्फ का मुजाहरा किया है, लेकिन ये बिल्कुल ओपनली आके तनकीद कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये यकीन है कि 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी को फिर मुस्लिम लीग नून के साथ ही बैठना है। वो जो बातें रह गई वो रह गई। इनको ये समझना चाहिए कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के वजीर आज़म नवाज शरीफ को निकालने के लिए पनामा अकामा सब कंधे पीपल्स पार्टी ने भी स्टार्ट में नहीं फराम किए जब 2014 के धरने थे, लेकिन बाद में खामोशी इख्तियार कर ली जब BAP बनाई गई और सारा कुछ जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बावजूद
जरदारी साहब की ये बात दुरुस्त है कि पीडीएम का स्टार्ट उन्होंने लिया था, लेकिन नवाज शरीफ ने उन्हें बदले में पंजाब में सीट राणा एडजस्टमेंट की साहब, ऑफर की इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है अगर इलेक्शंस होते हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई कहीं ना कहीं इत्तेहादी बन सकते हैं? जिस तरह आपने कहा है कि ये 8 फरवरी के बाद दोबारा से इकट्ठे होंगे, आपको ऐसा माहौल बनता नजर आ रहा है? देखिए, सियासत में कोई बंदा ये कहे कि ये नामुमकिन है तो गलत बात है, और पाकिस्तान के अंदर सब चीज़ें मुमकिन है। आपको पता है पंजाब के सबसे बड़े डाकू कौन थे, और फिर पंजाब के वजीर आला कौन बने? जी जी। आपको पता है कि जिसे चपड़ासी भी ना रखूं उसे वजीर दाखिला बनाया, और जो कहते थे कि मैं इत्तेहादियों के साथ हुकूमत नहीं बनाऊंगा, हुकूमत नहीं लूंगा, और मुझसे अगर किसी ने बात ना मानी तो मैं आर्मी चीफ की छुट्टी कर दूंगा, मैं वो नहीं हूँ। ये तो सर बड़ी खूबसूरती है पाकिस्तानी सियासत की, बिल्कुल वजह कहा है, कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन। इतनी ही तेजी से बात करने वाले खान साहब ने आर्मी को 9 तारीख को क्या जवाब दिया? वो प्लान करके बैठे थे कि उन्होंने कू करना है, वो नहीं कर सके। आज वो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला का गाना नवाज शरीफ के लिए लगा के आज वहां सुन रहे हैं। ये मकाफात अमल है, इसको हम नहीं समझते। सियासत चीज है लेन देन का, बातचीत का। खान साहब ने तमाम डोर बंद किए पीपल्स पार्टी के साथ। जो मैंने इतनी मिसालें इसलिए दी कि हमें नहीं भूलना चाहिए जब हम छोटी सी बात करें कि बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक बज रहा है, तो उसके ऊपर सर धुनते हुए सबको जहन में रखना चाहिए कि अगर सियासी जमातें आपस में बात नहीं करेंगी तो थर्ड पार्टी ने अपना काम दिखाना है, जो दिखाया जा रहा है। जो नहीं समझ रहे कि वो कह रहे थे कि हम सियासत में नहीं आना चाहते, आप उनको मीर जाफर सादिक से कहते हुए घसीट के लाए और उनके ऊपर अपने लोगों से जाके चढ़ाई करा दी और हमला करा दिया। तो फिर अब आपको नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सर वैसे नताइज भुगत तो रहे हैं, अंदर तो हैं, सारे ही उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। आपको क्या लगता है 8 फरवरी से पहले बाहर आ जाएंगे, कोई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे? ये सियासी क़यादत का ज़र्फ होता है। पीएमएलएन के लोग जेलों में भी गए, नवाज शरीफ और मरियम के अलावा तमाम लोग भी, मतलब उनके साथ साथ 2-2 साल 2.5 साल कैद और बंद की सहूलतें काट किया है, तो वो नहीं भागे। अब ये खान की टीम थी जो 2 घंटे और 2 हफ्ते के ज़र्फ का मुजाहरा कर सकी पॉलिटिकली, और वो नहीं ठहरे खान के साथ। तो फिर खान को सोचना चाहिए ना, जो वो तकरीरें करते थे कि मुझे तो एजेंसियों के जरिए कानून साजी करानी पड़ती थी, तो वो अपने लोगों के साथ मिलते रहते ना, वो उन्हें प्रेशर में ना लाते, उनकी इज्जत करते, उनसे बात करते, तो शायद वो लोग भी समझते कि ये हमारे साथ ठहर जाएंगे, क्योंकि वो तो धमका के वोट लिया करते थे उनसे। तो ये वो चीज़ें हैं जो खान साहब को शायद मैं कह रहा हूँ यकीन से नहीं, कि जेल में अगर वो सोचें और वो सोच रहे हों कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई, तो फिर कोई फैसले बेहतर कर सकें और सियासी क़यादत के साथ, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को पीटीआई के साथ बातचीत करने के लिए राजी कर सकें। क्योंकि अब उन लोगों को क्या फ़ायदा है? पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कल को जाके, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी सिंध पे इत्तफाक करने के लिए भी तैयार है। आखिर इलेक्शन लड़ना ना पीपल्स पार्टी और नून उनके सामने लड़ रही है, इलेक्शन के भरम बनाए जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें होंगी, इससे कहीं सख्त तकरीरें हो चुकी हैं, और उसके बाद सब मिल बैठे हैं, मिसाक जमहूरियत से लेके, और उसके बाद 2 दफ़ा हुकूमतें इन्होंने इकट्ठे बनाई हैं पीपल्स पार्टी और पीडीएम का जब इत्तेहाद हुआ तो कैसे एक साथ मरियम और बिलावल हमें नज़र आए, मौलाना फजल रहमान सब इकट्ठे नज़र आए, मिलकर हुकूमत चलाने वाले। पीडीएम जैसे ही ख़त्म हुई, शहबाज शरीफ वो फॉरेन मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद फ़ौरन से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। सर ये तो ड्रामा हम देखते ही हैं, अभी इसका रिज़ल्ट क्या है? आप आगे फ्यूचर में हुकूमत, क्योंकि अभी हम मुआशी तौर पर बहुत बुरी हालत में हैं, हमें इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब है, हमारी तो प्रायोरिटीज़ में ही वो बातें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। जो हम तो यही है कि किस पार्टी को सैक करना है, किस पार्टी को दबाना है, और इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ तवज्जो नहीं। आगे IMF है, उनको कौन डील करेगा? वो जो इसाक डार के नाम से कि हम झुकेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, वो भी तो झुके हैं, झुक भी गए हैं। और निगरान हुकूमत का आज आखिरी राउंड है और होपफुली ये हो भी जाएगा, लेकिन जाहिर है कि हमें एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज आगे जाके लेना है, निगरान हुकूमत ख़त्म हो और नई मुंतखब हुकूमत आ जाए। पाकिस्तान के अंदर कभी भी इलेक्शन के ऊपर ये नहीं आया कि ये दुरुस्त है और ये गलत है, जो पार्टी हार जाती है उसने यही कहना होता है, लिहाजा गनीमत समझे कि इलेक्शन हो जाए। हाँ। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ जब से आए हैं, अगर वो भड़क नहीं लगा रहे, वो दावे नहीं कर रहे, तो उनको अंगेख्त किया जा रहा है कि जी ये तो लाडले हो गए, ये तो वायदा करके आ गए, ये तो चुप करके बैठ गए। उसे नहीं पता कि मुल्क अगर चलाना है तो पाकिस्तान को एक सियासी अफाम तफहीम की ज़रूरत होगी। उन्होंने एक मैसेज तो दिया है
उन्होंने वजारत खारजा के हवाले से भी एक बयान दे दिया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कि हमें पड़ोसियों के साथ भी यानी इंडिया के साथ भी एक बाइज्जत रास्ता कश्मीर का बनाना होगा, लेकिन बातचीत खोलनी होगी। एक दुनिया के लिए मैसेज और एक अपने लिए कि मैं भुलाने के लिए तैयार हूँ। अब अगर कोई भुलाने के लिए तैयार ना हो तो उसके साथ इलेक्शन तो लड़ना है उन्होंने। ये तो नहीं है कि सारे बहन भाई बन के और अच्छा राणा साहब बिल्कुल आपने ठीक है सर। ये बातें हम देखते हैं कि जब इक़्तिदार नहीं होता है तब तक हमारे रहनुमा बड़ी एक मंतक के साथ, दलील के साथ और बड़ी वैलिड बातें करते हैं। जैसे इक़्तिदार आता है सर, चले पीटीआई तो फर्स्ट टाइम आई थी, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पीएम रह चुके हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे इन हुक्मरानों ने सबक नहीं सीखा है? वही एक टाइम था जब खान साहब यूज़ होते रहे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों और पीएमएल की हुकूमत गिराने की कोशिश की, धरने, लॉन्ग मार्चेस, क्या कुछ हुआ इस्लामाबाद में। और सर अब ये जो सियासी तौर पे पकड़ धकड़ हो रही है, सियासी लोगों को जेल में रखा जा रहा है, सर इसका इवेंचुअली नुकसान तो जमहूरियत को हुआ है। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी, एक टेबल पर नहीं बैठेंगे सब, फ़ायदा तो तीसरा फरीक उठाएगा। अब आपने ना थोड़ा सा तहम्मुल से जवाब सुनना है, क्योंकि आप दोनों की आपस में रेस लगी है सवाल करने की। नहीं सर, हम आपका जवाब सुने, फिक्रा पूरा नहीं होता, नहीं शुरू नहीं होती और अगला सवाल आ जाता है। टाइम होना तो फिर तो बंदा बहुत सुकून से सवाल करें सर, आपका जवाब तो बड़े तहम्मुल से सुनते हैं सर। नवाज शरीफ ने 2013 में केपी में गवर्नमेंट बनने दी, मौलाना फजलुर रहमान और तमाम जमातें चाह रहे थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट ना बने। वो बड़ी जमात जरूर थी, वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, लेकिन बनाई। उनको बदले में क्या मिला? 2014 के धरने और मुसलसल धरने और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की सपोर्ट के साथ धरने, और फिर उनको निकालने का बंदोबस्त हुआ। नवाज शरीफ ने कब सियासी पार्टी के साथ बातचीत नहीं की? नवाज शरीफ ने जब से आप 3 दफ़ा की बात करा रहे हैं, मैं लास्ट टेन्योर जो उनके 5 साल की गवर्नमेंट थी जिसमें 4 साल वो हुक्मरान रहे, वो बन्नी गाला चल के गए इमरान खान से बातचीत करने के लिए। इमरान खान किसी और घोड़े पे सवार थे, जिस घोड़े से अब उतार के फेंके गए हैं, और अब उस घोड़े पे सवार होना चाहते हैं। वो घोड़ा ही रास्ता नहीं दे रहा, वो कभी भी सियासी जमातों की तरफ नहीं आए। नवाज शरीफ ने अब भी आके क्या किया? नवाज शरीफ ने कोई पर्चे कर दिए थे जब 2014 में इमरान खान धरने कर रहे थे तीसरी कुव्वत के साथ मिलके, वो बातचीत करते रहे। उन्होंने जब देखा कि बहुत प्रेशर है, उन्होंने पीपल्स पार्टी, जेयूआई, सब अपोजिशन की जमातों को अपने साथ मुश्तरका इजलास में बिठा लिया। ये सियासतदान कर सकता है ना, और तो नहीं वो कुछ कर सकता। उसने पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी काम किए, मैदान भी सजाया, उसको फिर भी भगाया। उसने क्या पाकिस्तान की स्टेट पे हमला कर दिया? आज जिस पकड़ धकड़ की आप पे ये आमद हुई है, ये पकड़ धकड़ नवाज शरीफ ने की है। ये 9 मई के स्टेट के हमले ने बहुत उरूज पे पहुंचाया है। 25 मई को पिछले साल जब उनके साथ वो लॉन्ग मार्च करने आए थे, एक तरफ उनको मुक्तदर हलकों ने गारंटी दी थी कि इलेक्शन की तारीख आ रही है, लेकिन उन्होंने समझा कि हो ये तो फिर मेरे साथ आ गए हैं, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। फिर चढ़ाई का जवाब मिला तो पसपाई की, और वो ब्लू एरिया में दाखिल नहीं हुए, किनारे से चले गए वापस। और फिर वापसी उन्होंने कभी आर्मी चीफ की तकरीरी रुकवाने के लिए की, कभी कुछ किया। और उनका मतवा नजर यही था जो शेख साहब ने परसों बयान दिया कि मैं तो सारी जिंदगी से गेट नंबर 4 का वफादार था, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे चिल्ला उल्ट पड़ गया है। तो ये भी वही वफादारी चाहते हैं, ये सियासी जमातों से बात नहीं कर रहे। नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, ये लोग कोशिश बहरहाल करते हैं कि सियासी कुव्वतें आपस में तय कर लें, लेकिन इमरान खान आज तक नहीं समझे। ये है जवाब। वो जो आज पकड़ धकड़ हो रही है तो स्टेट भी नहीं सुन रही इनकी बात। लेकिन राणा साहब, पीएमएलएन की आपने बात की, नवाज शरीफ साहब भी लंदन में जब मौजूद थे तो ये भी बड़ी एहतसाब की बातें कर रहे थे, और इन्होंने जब कहा कि मैं जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का एहतसाब करूंगा, वो तो सर जब मियाँ साहब बयान लेकर दोबारा से वहाँ पर फ़ौरन अगले दिन गए वापस लंदन, उसके बाद सर हमें इसको यू टर्न कह लें या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह लें, उनकी हिकमत कह लें, या किसी का पैगाम लेकर गए हैं, ये तो उसके बाद सारी चीज़ें सर हमें बदलती हुई नज़र आई हैं। हाँ, ये हमें बयानों की सूरत में जरूर नजर आई है। नवाज शरीफ ने बिल्कुल ये बयान नहीं दिया था कि करूंगा। उन्होंने एक पूरी तकरीर की थी टिकट होल्डर से, उन्होंने कहा था कि आखिर कोई दिन इनके भी एहतसाब का होना चाहिए। नवाज शरीफ ने ये बात मुझे वैसे बाई में बता दें, गुजरावाला में करने के बाद कितनी दफा दोहराई थी। नवाज शरीफ इस बात से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना वो पीछे हटे हैं। वो एक टेम्परेचर जो है पॉलिटिकल, उसको डाउन करना चाहते हैं कि सियासी कुव्वतें आपस में बातचीत कर लें। ये नहीं होता कि मार धाड़ की फिल्म ही 24 घंटे चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। उन्होंने किया था जनरल मुशर्रफ वाला, जनरल राइस शरीफ के साथ लड़ाई हो गई, उन्होंने उसको जाती लड़ाई समझा दिया कि एक शख्स ने जब पाकिस्तान को कब्जा किया इक्तदार पे, मार्शल लॉ लगाया और वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, उसके ऊपर आप बात ना करें। आप जब बात करें तो आप और मैं ताने देने वाले बन जाए। नवाज शरीफ ने आके क्या मैसेज दिया? आप उसको शहबाज शरीफ का मैसेज बताएं या कुछ भी कहें, तकरीर वो कर रहा है, बात वो कर रहा है,
राब्ते वो कर रहा है, लोगों ने वोट जो भी देने हैं वो नवाज शरीफ को देने हैं, वो शहबाज शरीफ को नहीं देने। ये बात ध्यान में रख लें, और ये बात शहबाज शरीफ को भी पता है कि क्या होना है। लेकिन अगर अब भी हमारी सियासी कुव्वतें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार ना हो, आपके ख्याल में नवाज शरीफ खड़ा होकर कहे कि ना मैं किसी के साथ बैठूंगा और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस तरह इलेक्शन नहीं हुआ करता। नहीं सर, लेकिन बाजवा साहब के एक्सटेंशन के हवाले से भी तो पीएमएलएन ने ही वोट दिया था ना राणा साहब, उस पे तो सब इकट्ठे नजर आए, पीटीआई हो या पीएमएलएन हो। बाजवा साहब को सबने वोट दिया, किसी ने इनकार किया? एक्सटेंशन दी थी। हाँ। तो पीटीआई जो लेके आई थी एक्सटेंशन, क्योंकि ये जो वोट देना पड़ा वो कोई नवाज शरीफ की मर्जी से नहीं हुआ था। आप देखें कि आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने आखिरी हफ्ते में बाजवा साहब की एक्सटेंशन नई स्टार्ट होनी थी, 22 या 23 नवंबर को गालिबन छेड़ दिया था 19 को केस, और फिर पता नहीं मार्शल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, कि वो बार बार, और फिर उन्होंने बाद में ये बात कही साफियों को, ऑफ द रिकॉर्ड कही थी, लेकिन उन्होंने कर दी थी कि उन्होंने ऐवान सदर की तरफ इशारा किया कि मुझे तो इस बिल्डिंग का बताया गया था। यानी पीएमएलएन ने सपोर्ट तो कर दिया और फिर एक्सटेंशन पे मंजूरी देने के बाद ही नवाज शरीफ वापस गए थे। ये भी सर वक्त की किल्लत है, आप क्विकली बात को समराइज कर दें। नहीं, गलत बात है, नवाज शरीफ पहले जा चुके हुए थे वोट देने से, नवाज शरीफ लंदन में थे सर, लेकिन उनको एतमाद में लिए बगैर तो ये फैसला पीएमएलएन नहीं कर सकती। मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ 19 नवंबर को पाकिस्तान से जा चुके हुए। ठीक है, ठीक। और एक्सटेंशन का केस 4-5 दिन बाद उस चीफ जस्टिस ने छेड़ा जिसने नवाज शरीफ की सजाओं में किरदार अदा किया, जी, जिसको बाजवा ने भी माना कि जी सबके साथ हमारी बातचीत हुई थी, लिहाजा एक बात तो ये गलत हो गई। राइट। लेकिन सर वोट तो राणा साहब पीएमएलएन ने दिया ना, पीएमएलएन चाहती तो वोट ना दे सकती। मैंने कब कहा है, आप उस पर मुकाबला कर लें, तारीखों को ठीक रखें कि नवाज शरीफ पहले जा चुके थे, उसके बाद जनवरी फरवरी में वोट हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 महीने या 6 महीने में इसके लिए कानून साजी कर लें, बिल्कुल राब्ते हुए, और उसका जवाब नवाज शरीफ को देना होगा। आज नहीं देंगे, कल देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने आके कहा, राना तनवीर ने ओपनली बात कही, ख्वाजा आसिफ ने कही आके पार्टी में कि हमें नवाज शरीफ का मैसेज मिला था कि वोट देना, उन्होंने दिया। ये जवाब बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल है। जब वो दोबारा कहेंगे, लेकिन चीजें बड़ी क्लियर हैं कि वो पहले चले गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ना छिड़ता, क्योंकि वहां भी जात के इश्यूज आ गए थे कि अगर ये एक्सटेंशन ले रहे हैं तो मुझे भी तो बिल्कुल सही ना, आसिफ सईद खोसा साहब। सर हम वो पुराने मामला ना ही छेड़े, बेहतर है। 2-2.5 साल पुरानी बात है, अब तो नए आर्मी चीफ आ गए, नवाज शरीफ भी वापस आ गए। राणा साहब बिल्कुल ठीक है, किल्लत है सर, इंशाल्लाह दोबारा से फिर इस पर बात करेंगे। अच्छा है सर, हमारी भी रहनुमाई हो जाती है आप जब आते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ये थी जी सूरत हाल। बलूचिस्तान इस वक्त हॉट फेवरेट, और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो पीएमएलएन विकेट्स गिरा रही है, और फिर उसके बाद नहीं, पीपल्स पार्टी के वाले भी बड़े एक्टिव हैं। और बाप पार्टी का क्या होगा, डिवीजन होगी या वो किसी एक धड़े में जाएगी, उसके अलावा मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स हैं, देखते हैं कि होता क्या है। 8 फरवरी से पहले बहुत से जोड़ तोड़ होंगे। हमें जाना है ब्रेक पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। और सोशल इशू में आज जिस इशू पर हम डिस्कशन कर जा रहे हैं वो है विमेंस राइट पे, और विमेन की जो शादी की एज है, जो उम्र है। वैसे तो हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि जब लड़की 18 साल की हो जाए, जब वो बालिग हो जाए, जब उसका शनाख्ती कार्ड बन जाए, तब जाकर वो जो है वो अपना शादी कर सकती है। लेकिन ये जो रेट है, कभी 18 साल का है, कभी 16 साल का है, ये जो एक फिक्स डेट दी है, ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। और ये कम उम्री की शादियां हमें रोज़ाना देखने में मिल रही हैं, ऐसे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसी पर बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हबीबा सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग हबीबा। हबीबा, आप तो सोशल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, क्या वजह है, क्यों आए रोज़ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं? लड़की की उम्र इतनी नहीं थी और अपने बाप की उम्र के साथ उसकी शादी करती जाती है। वजह आपको बज़ाहिर इसमें क्या नज़र आती है? कवानीन मौजूद नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन का मसला है? जी बहुत शुक्रिया, आप हमेशा सोशल इश्यूज़ को जगह देते हैं ऐसे माहौल में भी। मैं इस पे ये बात कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि जो चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 का, वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ड्राफ्ट किया था। और वो कहते थे कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई जो है डिवाइन सैंक्शन होगा या ऐसा कोई जो है कानून जो है वो आसमानी किसी किताबों में आया होगा जो कि ईवल हो सकता है, क्रूअल हो सकता है या जुल्म से भरपूर हो सकता है। यानी कि छोटी उम्र की जो बच्चे हैं उनको किसी भी इस तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना बांधने के लिए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
के बारे में किसी भी मुकद्दस किताब में ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते थे कि मैं इस बात को नहीं मानता और ये डॉक्यूमेंटेड बात है। उस वक्त जो है हिंदू जो शरपसंद थे, इंतहा पसंद थे कांग्रेस के अंदर, उनको कायदिज़्म के इस बिल को जो है उनकी तरफ से इसी तरह का जो है वो एक जो जिसे आप कहते हैं मुजम्मत वो करते थे, मुजाहमत का जो है ना वो सामना करते थे। वो समझते थे कि ये कहीं हिंदू नस्ल कुशी या इस किस्म की किसी चीज़ के लिए कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। मगर ताहाल जो है इसमें 1961 में जो कानून है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का 1929 का, उसमें बच्ची की उम्र 14 से बढ़ा के 16 कर दी गई और लड़के की उम्र जो है वो 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई। मगर जो अभी रिसेंटली जो हमारी जद्दोजहद है वो ये है कि क्योंकि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को हम साइन कर चुके हैं, रेटिफाई कर चुके हैं, उसमें डेफिनेशन ऑफ बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, बच्ची हो या बच्चा, वो 18 साल है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये 16 से सिर्फ 18 साल हो जाए, इसलिए कि क्योंकि आपका लाइसेंस भी 18 साल में बनता है, आप कानूनी तौर पे वोट भी जो है 18 साल में जाके करते हैं। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि ये उस पे चला जाए, जिसको रिफ्लेक्ट करते हुए मैंने देखा है सिंध में जब रिसेंटली यहाँ पे जब सैलाब आया, तो जहाँ पे हम मल्टीपर्पज़ कैश जो बहुत सारे इदारे दे रहे थे, वहाँ जिन बच्चियों की शादी हो गई थी छोटी उम्र में, उन बच्चों से जिनकी भी उम्र 18 साल से नीचे थी सिंध के अंदर खासकर, तो वहाँ पे जो है वो इस एड को नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि बैंकिंग के निज़ाम में आपके पास जब आईडी कार्ड नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऐसे ये जो इसके इल्स हैं, ये सेहत के ऊपर तो बेतहाशा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 20 साल से नीचे जिन बच्चियों की शादी हुई है और जिनके बच्चे हुए हैं, उनमें 1000 में से 216 की अमवात हो जाती है बच्चियों की, जो कि अगर वो डिलीवरी हो जाती है। ऐसे ही 1000 में से जो है 124 बच्चों की अमवात हो जाती है जो 20 साल से नीचे के। अच्छा हबीबा, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम आपस में शेयर करते रहते हैं। सवाल ये है कि जो कवानीन हैं, लॉज भी एक जैसे मौजूद नहीं हैं। सिंध में एज 18 साल है, पंजाब में 16 साल है। आप तो बड़ा थोरली इन चीज़ों को करीब से देखती हैं, क्या वजह है, इन पे काबू क्यों नहीं पाया जाता? कवानीन एक्टिव नहीं है या रस्म व रवाज ऐसे हैं कि हमारी पुलिस भी वहाँ पर मुदाखलत नहीं करती है? देखिए, जहाँ पे कवानीन जो है बनते हैं, जैसे सिंध में अब 18 साल है, फिर भी 18 साल तो क्या 12 साल की बच्चियों की भी शादी हो जाती है, 14 साल की बच्चियों की भी शादी होती है। तो जो इल्स होते हैं, सोशल इल्स, इनकी भी एक तबका है जो इनकी सेफ गार्डिंग करते हैं, जिन्होंने मजहब को भी जो है ना वो यतीम कर दिया है। हबीबा कता कलामी की माजरत, इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलते हैं सदर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर।